मुसलमान और सिखों के बीच में दूरी करने की बताई थी, उसी को तोड़ते हुए असली इतिहास आज हम समझेंगे। यहाँ ही महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ हुकूमत के बीच में संधि हुई। उसके बाद जो अंग्रेज़ हुकूमत है उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो एक नई किस्म का रास्ता खुला और पंजाब में जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कभी भी पंजाब में वो हालात पैदा नहीं हुए जो हालात 1984 में पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था ऐसे जल में समाहित होकर उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्यों ना हम दिलों को दिलों में समाहित कर दें और ताकि हमारे दिल भी दिल से अलग ना हो सकें जैसे जल के। आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की। पिछले 75 वर्ष में पहले 1900 ब्लू स्टार ऑपरेशन और 1984 हो गया, सिखों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद 1992 बाबरी मस्जिद को लेकर मुस्लिम कटघरे में हुआ। 2002 में जो हुआ गुजरात में वो आज भी कोई नहीं बोल सकता। हम यहाँ से खालसा राज की स्थापना जो महाराजा रणजीत सिंह के 1809 में संधि हुई अंग्रेज़ हुकूमत और महाराजा रणजीत सिंह खालसा राज के बीच में, जिसको हम सरकारी खालसा करते हैं। यहाँ से फिर सतलुज दरिया जो है वो संधि का बना कि सतलुज के दरिया के परे हिंदुस्तान होगा और सतलुज के इधर जो है वो खालसा राज होगा, सरकारी खालसा जो महाराजा रणजीत सिंह का राज है। ये अफ़गानिस्तान तक ये राज रहा। मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत में ले लिया था, जबकि महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित रहे किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं रही कि वो इसको फतेह कर सके। आज भी 38 हज़ार किलोमीटर जो खालसा राज की है जगह आज भी चाइना के पास है। तो ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखे भी हैं। ये एक इतिहासक है, वो इतिहास जहाँ आज आप खड़े हैं। ये है ताकत जो सिख राज ने और सिखों ने, जो गुरु गोविंद सिंह ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, उसके नतीजे हम आज ये देख रहे हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। स्वतंत्र की टीम पंजाब में है और पंजाब का ये हमारा तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि जिसका तरह का इतिहास अब तक आपको बताया गया था और जिस तरह से दो कम्युनिटी मुसलमान और सिखों के बीच में दूरी करने की बताई थी, उसी को तोड़ते हुए असली इतिहास आज हम समझेंगे फिर से। तो आज हम कहाँ पर है इसको समझाने के लिए फिर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सरदार दया सिंह है, ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं। साहब, आज हम लोग कहाँ पर हैं और क्या चीज़? आज हम रोपड़ में हैं। यहाँ ही महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ हुकूमत के बीच में संधि हुई और ऐसा हुआ कि उसके बाद जो अंग्रेज़ हुकूमत है उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान तक जो राजा महाराजा रणजीत सिंह का राज स्थापित हो गया। तो अंग्रेज़ बाद में जो 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई और 1849 में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की फ़ौज को लेकर पंजाब को फतेह किया, जीत लिया। उसे महाराजा रणजीत सिंह के बच्चों से वो छीन लिया। तो अभी तो यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर तो इतिहास लिखा होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद कहीं और भी आप कहते कि जाए तख्ती वो वहाँ जहाँ उन्होंने संधि हुई और वहाँ जो लगा तो वो वहाँ पट्टी लगी है, तो पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े। तो देखिए संधि वाली जगह पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए वो सब चीज़ें हैं। आइए, रोपड़ में हैं हम लोग और आज आपको सही इतिहास जो आपको जानना ज़रूरी था, जो अब तक नहीं पता है, यही प्रयास स्वतंत्र का रहा है कि आपको बताने के लिए। तो आप देख सकते हैं पंजाब में है और अब हम लोग चल रहे हैं हमारे साथ। सर, ये आपका ऑल इंडिया जो पीस मिशन है, तो उसके तहत ही ये सब चीज़ें चल रही हैं कि हक़ अवाम क्या चीज़ों एक्चुअली ऐसा हुआ कि ये हमने 1995-96 में हमने ये सोचा कि आर्य समाज और सिख समाज का कन्फ्लिक्ट है। तो हमने पहले बार शुरू किया कि आर्य समाज और सिख समाज को एक मंच पे लाया जाए। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर शेर सिंह जो मंत्री भी रहे अनडिवाइडेड पंजाब में प्रताप सिंह खैरों के में आर्य समाज के नेता थे, तो उनसे के साथ जब बातचीत हुई तो उनसे ये निकला कि आओ मिलकर इस बात को हम रखें। तो हमने ये बात रखी और नतीजा ये हुआ कि हमने फिर 1999 में 28 दिसंबर 1998 को खालसा की त्रिशती मनाई जा रही थी और खालसा की त्रिशती जब मनाई जा रही थी तो आर्य समाज और सिख समाज ने मिलकर किया। हमने जन्मस्थली से कर्मस्थली तक यात्रा की, पटना साहब से लेकर और आनंदपुर साहब तक वो एक बड़ी, और उसका समापन भाई मतीदास चौक दिल्ली में किया। तो उसे एक नए किस्म का, तो वहीं से हक़ अमन का शुरुआत हुई। और उसके बाद 2005 में हमने
दयानंद महिला महाविद्यालय में गुरु अर्जन देव जी की शहादत का 400 वर्ष पहले बार गुरुद्वारे से हटके मनाया गया, जिसमें डॉक्टर AR के दवई हरियाणा के गवर्नर थे, जिन्होंने हक के अमन की बात की। और उसके बाद सुरजीत सिंह बरनाला तमिलनाडु के गवर्नर थे, मनजीत सिंह कलकत्ता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और ये सब लोग हमारे साथ आए और इन्होंने वहाँ जो हुआ तो उससे एक नई किस्मत 2005 में हुआ। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने उसका समापन किया। तो एक नई किस्म का रास्ता खुला और पंजाब में जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कभी भी पंजाब में वो हालात पैदा नहीं हुए जो हालात 1984 में पैदा हुए थे। तो हमें खुशी है। उसके बाद 2011 में हमने फिर एक कोशिश की, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था। तो अन्ना आंदोलन के समय वो हमने सोचा कि अन्ना आंदोलन कुछ नहीं है, RSS का एक प्रायोजित प्रोग्राम है। तो हमने उस समय इस बात को, और सरदार मनमोहन सिंह को डिसमेंटल करने के लिए वो आए। तो हमने फिर, मेरे साथ कुछ मुस्लिम पत्रकार मेरे पास आए और उन्होंने कहा, तो फिर मैंने एक यात्रा की वेई नदी से गंगा नदी तक। तो उसमें राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्षा थी, वो भी हमारे साथ कहने लगी मैं भी चलती हूँ। फिर हमने जब अमृतसर गए तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत सम्मानित किया। तो वहाँ से हमने एक जल राधा भट्ट ने अमृत सरोवर से लिया, और जब हमने तो अमृत सरोवर पर उस जल को गंगा नदी में डालने लगे, तो उस समय अमर उजाला ने एक खबर दी, वो बहुत कमाल की थी। मैं समझता हूँ कि अमर उजाला ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा था ऐसे जल में समाहित होकर उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्यों ना हम दिलों में समाहित कर दें, और ताकि हमारे दिल भी दिल से अलग ना हो सकें जैसे जल। तो मैं समझता हूँ कि ये रास्ता हमने 2011 में, उसके बाद मैंने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को समीक्षा भेजी, उससे यात्रा की। उसका उन्होंने 3 जून 2011 को उसका उन्होंने प्रशंसा भी की और उसको अप्रिशिएट भी किया। तो मैं समझता हूँ कि ये रास्ता है जो हम आपस में दिलों को जोड़ सकते हैं। इस रास्ते पर हमने काम किया। उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि इस पर काम किया जाए। फिर 2016 में हमने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो 9 अगस्त 2016 को हमने तख्त श्री केसगढ़ साहब से गुरु गोविंद सिंह जी के उसी स्थान से जहाँ उन्होंने खालसा की सृजना की थी, वहाँ से फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ कि एक नए इतिहास का, नए लोगों के, नए एक चर्चा लोगों के बीच में आई कि ये रास्ता ही है जो लोगों को जोड़ सकता है। तो हमने मैं समझता हूँ कि मुझे खुशी है कि जब मैंने 2023 में एक सेमिनार किया और उसके बीच में एक और बहुत बड़ी घटना हुई कि गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज अदा नहीं करने दी जाती थी पार्कों में। तो हमने कहा गुरुद्वारे में नमाज अदा करवा। तो नतीजा ये निकला, जब गुरुद्वारे की आवाज़ आई तो रवीश NDTV में थे, उन्होंने उसको लोगों के सामने पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि वो एक नियामत निकली हुई हमारे लिए। तो उसमें मुस्लिम समाज बहुत नज़दीक आया और हमने लोगों के सामने ये बात रखी कि ये जो दिलों को जोड़ने की बात करनी चाहिए। नमाज तो हालांकि उस दिन गुरु नानक का गुरुपुरब था, पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे रहे, 700-800 किसानों की शहादत भी हो गई। तो उन्होंने किसी ने नहीं पूछा। जिस दिन वो नमाज अदा होनी थी उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने आए और उन्होंने तीनों कानून अपने वापस ले लिए। मैं समझता हूँ कि ये ताकत जो है सिख और मुस्लिम को समझनी चाहिए कि आप इस देश के। और मुझे फिर वो याद आया जब सरदार हुकम सिंह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे और भूपिंदर सिंह मान, और वो दोनों ही वॉकआउट कर गए क्योंकि गांधी और नेहरू और कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया था कि हम माइनॉरिटी ख़ासतौर से सिख और मुस्लिम को बराबर के हक और हकूक़ देंगे। उसका ये कारण है, हमारा ये मानना है कि माइनॉरिटी इस देश में सिख और मुस्लिम ही है। क्योंकि अगर अंग्रेज़ ने सत्ता छीनी, या तो बहादुर शाह जो मुग़ल सल्तनत से छीनी, या दूसरी छीनी तो महाराजा रणजीत सिंह से, तो सिख एम्पायर को छीना। तो अगर माइनॉरिटी में आता है जिससे राज सत्ता छीनी जाती है, वापस उसी को सत्ता देनी चाहिए, या वो माइनॉरिटी में है तो उसकी बजाय, उसको माइनॉरिटी कंसिडर करने की बजाय आपने क्या किया, आपने माइनॉरिटी का इशू ही बदल के रख दिया, उसमें बौद्ध जैन और सब के लोगों को लेकर आ गए। मैं समझता हूँ कि सरदार हुकम सिंह ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिख और मुस्लिम को
प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो एश्योरेंसेस गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने हमें दी वो उसका जिक्र तक इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर, जबकि दूसरी साइड पर आप सारा कुछ ही धर्म के आधार पर कर रहे थे। तो हमारा ये मानना था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत करने से मना कर दिया और वॉकआउट करके 26/11/1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट होना था। मैं समझता हूँ कि इनको वो ध्यान रखना चाहिए जो मैं कई बार कहता हूँ कि मुग़ल सल्तनत के समय जो सेकुलर क्रेडेंशियल था, या महाराजा रणजीत सिंह के समय जो सेकुलर, उसको हमने ध्यान में न रखते हुए हमने इसके इतिहास के पन्ने को बदले हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने दोबारा से कोशिश की कि क्यों ना उन बातों को, उन चीज़ों को आपके सामने, अभी संविधान के 75वें वर्ष पर मेरी एक किताब भी निकली, तो मैंने उसमें मिनोरिटी की बात की। तो मैंने उसमें कहा कि आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की। पिछले 75 वर्ष में, पहले 1900 ब्लू स्टार ऑपरेशन और 1984 हो गया, सिखों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद 1992 बाबरी मस्जिद को लेकर मुस्लिम कटघरे में हुआ। 2002 में जो हुआ गुजरात में, वो आज भी कोई नहीं भूल सकता। मैं ये एक बात की है, मैं समझता हूँ कि सरदार मनमोहन सिंह जो जब प्रधानमंत्री बने, एक वो ताकत बनी जो 145 लोकसभा मेंबर के साथ बने थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने 1984 की माफ़ी मांगी। उसके बाद सच्चर कमेटी और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लाने के लिए उन्होंने सच्चर कमेटी, ताकि उनकी कंडीशंस का पता लगे। तो उससे सिख और मुस्लिम फिर मनमोहन सिंह की तरफ जाना। आप देखते होंगे कि 2004 में मनमोहन सिंह 145 मेंबर पार्लियामेंट के साथ अगर प्रधानमंत्री बने, एक सिख थे, कभी किसी को आशा ही नहीं थी कि ये ज़्यादा देर सरकार चल गए। वो 5 साल सरकार भी चली, वामपंथ बाहर आ गया, जबकि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता अपनी शर्तों पर किया। उसके बाद जब 2009 में इलेक्शन हुआ, अडवाणी सामने खड़े थे और 2009 में इलेक्शन हुआ, उसने नए परिप्रेक्ष्य पेश किए कि 145 से 206 का आंकड़ा ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रास्ता है, यही रास्ता है इस देश को बचाने का। ये जब तक ये सेकुलर क्रेडेंशियल और जब ये हिंदू राष्ट्र और बाकी जो बातें होंगी उसके लिए ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ कि जो आवाज़ पंजाब से निकली है, पंजाब जिंदा गुरां दे नां ते, आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, ये वो शहीदों की धरती है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ से चले और वो परिवार विछोड़ा हुआ, बस साहिबजादे अलग हो गए, 2 साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में शहादत हो गई। और यहाँ अभी हम जाकर आए हैं निहंग कोटला खां की हवेली में, वो आपने देखा है कि कितना उन लोगों ने साथ दिया, साथ खड़े रहे। उसके बाद चमकौर की गढ़ी से जब वो बाहर निकले तो नबी खां और गनी खां उनको आलमगीर लेकर गए, अपने गाँव में लेकर गए, वहीं उनको रखा, वहीं से वो दमदमा बठिंडा गए। तो मैं समझता हूँ कि वो इतिहास के जो चीज़ें हैं उनको शायद हमने समझने में भूल की, हम उसको समझना नहीं चाहे और जिस ढंग से उनको लिखा गया उसी ढंग से हमने रख लिया। जबकि छोटे साहिबजादों की शहादत के पीछे भी सच्चाई और ये थी कि मलेरकोटला का नवाब, जिसका भाई गुरु गोविंद सिंह के हाथों से कत्ल हुआ था, उसी भाई उसने ही सरहंद सूबेदार के सामने प्रस्ताव रखा कि इन बच्चों को आप सुरक्षा दें और हमारा इनके साथ कोई विरोध नहीं है और इनको छोड़ दें, ताकि ये हमारा अगर बदला लेना है तो हम उनसे लेंगे, हम इनसे क्या बदला लेंगे, तो इनको छोड़ दिया जाए। पर और वो वॉकआउट कर गए जब उनको साथ। और सुच्चानंद जो वज़ीर था, दीवान था सरहंद सूबेदार का, उसने कहा सांप के बच्चे तो सांप होते हैं। नतीजा कौन उधर गंगू ने ही, जिस पर गुरु गोविंद सिंह ने भरोसा किया, अपने छोटे साहिबजादों और माता को उनके साथ भेजा, उसी ने उनको हवालात में पेश कर दिया और वहीं से सूबेदार। तो ये इतिहास के वो अंदाज हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जब गुरु गोविंद सिंह बठिंडा थे तो वहाँ से उन्होंने एक पत्र लिखा जिसको ज़फ़रनामा कहते हैं। वहीं से भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह उनको लेकर गए और औरंगाबाद में, उस समय औरंगाबाद में थे, तो औरंगज़ेब उस समय औरंगाबाद, क्योंकि मराठा ने बगावत की थी तो औरंगाबाद में थे। वहीं औरंगाबाद में जब उन्होंने ज़फ़रनामा दिया तो ज़फ़रनामा देकर उन्होंने औरंगज़ेब को बड़ा हैरान हुआ कि मेरे
सत्ता रहते, मेरे हालात रहते, क्या मैं इस्लाम के इतना खिलाफ चला गया? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि क्या यही भी इस्लाम था कि छोटे साहिबजादों के साथ ऐसा हो जाए? तो उनको उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उनके साथ मेरी वार्ता हो और मैं बातचीत करूं, तो वो भी दिल्ली आ जाए। पर औरंगज़ेब उस बात को सहन ही ना कर सका और वो उसकी फौत हो गई और उसके बाद वो नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि इस इतिहास के इन पन्नों को भी सबको समझना चाहिए कि इतिहास के ये पन्ने भी हैं, इतिहास का ये पर्चा भी है जिस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं दे सके। मैं समझता हूँ कि आज हम लोगों ने जब सब मिलकर इन बात को उठाया तो मैंने सोचा कि इस बात को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। ये जी हाँ, देखिए इस बात को लोगों तक सही इतिहास पहुंचाने के लिए, और अब हम आप लोगों को इतिहास सिर्फ केवल सुना नहीं रहे, केवल वहाँ पे जहाँ जो संधियाँ हुई, जहाँ जहाँ जो बातें हुई और जहाँ जहाँ इतिहास दर्ज है उन जगहों पर जा रहे हैं और आपको सही इतिहास बता रहे हैं, क्योंकि यही हमारा प्रयास रहा है कि आप लोगों तक, स्वतंत्र के जो ऑडियंस हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें देखना पसंद करते हैं, जो हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको सही खबर, सही इतिहास मालूम हो। तो आइए आगे चलते हैं और उस जगह पर भी जानते हैं जहाँ पे वो संधि हुई थी, वहाँ जो लेटर हुआ था, वहाँ पर भी चलकर आपको दिखाते हैं। तो अब हम लोग ये कहाँ पर हैं? ये हम यहाँ से खालसा राज की स्थापना जो महाराज रणजीत सिंह के 1809 में संधि हुई अंग्रेज़ हुकूमत और महाराज रणजीत सिंह खालसा राज के बीच में, जिसको हम सरकारी खालसा करते हैं, यहाँ से 1809 में। तो ये 1809 में जो संधि हुई, यहाँ से फिर सतलुज दरिया जो है वो संधि का बना कि सतलुज के दरिया के परे हिंदुस्तान होगा और सतलुज के इधर जो है वो खालसा राज होगा, सरकारी खालसा जो महाराज रणजीत सिंह का राज है। ये अफ़गानिस्तान तक ये राज रहा। ये एक बहुत लंबा इतिहास है। मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत में ले लिया था, जबकि महाराज रणजीत सिंह जब तक जीवित रहे किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं रही कि वो इसको फतेह कर सके। बल्कि एक जंगनामा में एक बात लिखी है, जो जंग हिंद पंजाब दा होने लगा, दोनों साइड पर फ़ौजें भारी थी और उन फ़ौजों भारी ने आपस में और अगर किसी ने उसके जो ध्यान सिंह डोगरा और ये जो है, अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो कभी भी खालसा राज समाप्त ना होता। ये एक ताकत रही। आज भी 38,000 किलोमीटर जो खालसा राज की है जगह, आज भी चाइना के पास है। और जब चाइना के साथ 1878 में हमारे पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनके साथ राजमोहन गांधी गए, तो उन्होंने उसके चाइना के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप ले लें, कुछ हम ले लें, बांट लेते हैं। तो आप क्यों? उन्होंने जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका जवाब दिया कि ये ब्रिटिश के हाथ में नहीं थी, ये सिख राज का हिस्सा था। जब सिख राज बनेगा हम उनको साथ ये दे देंगे, तब तक ये हमारे पास है। तो ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखे भी हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई हम अपनी तरफ से। तो मैं ही समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान तक सिख राज रहा, ये सारा पंजाब और सारा राज उनमें रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इतिहासक है। वो इतिहास जहाँ आज आप खड़े हैं, ये है ताकत जो सिख राज ने और सिखों ने, जो गुरु गोविंद सिंह ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, उसके नतीजे हम आज ये देख रहे हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं, ये हमारे सामने ये महाराज रणजीत सिंह है। ये हाँ, ये महाराज रणजीत सिंह है। और वो बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान वगैरह, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं जिनको गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कमान उनको सौंपी थी। और इधर आप देखेंगे तो ये जर्नैल हरी सिंह नलुआ हैं जिनके लोग नाम लेकर अपने बच्चों को सुला लेते थे। ये बाबा अकाली फूला सिंह है जो अकाल तख्त के जथेदार भी रहे, जिन्होंने महाराज रणजीत सिंह के ऊपर कोड़े बरसाए कि आपने ये काम गलत किया, तो उनके ऊपर कोड़े भी बरसाए गए। तो ये राजा जस्सा सिंह रामगढ़िया हैं जिन्होंने दिल्ली को जीत लिया था। तो ये सारे वो इतिहास के वो पन्ने हैं जो सुनहरे पन्ने हैं। मैं समझता हूँ कि इस इतिहास को समझने की ज़रूरत है कि इसलिए। पर आप एक देखेंगे कि महाराज रणजीत सिंह के राज में एक को भी किसी को फांसी नहीं दी गई, सब लोग उनके साथ थे, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं हुई। तो अगर सेकुलर क्रेडेंशियल, अगर मैं कई बार कहता हूँ, अगर सेकुलर क्रेडेंशियल समझना हो तो या तो मुग़ल सल्तनत से सीखें या महाराज रणजीत सिंह से सीखें। ये है सेकुलर क्रेडेंशियल जिसकी सरहद पर, जिसकी याद में हम और आप खड़े हैं। ये है वो स्थान जिसके लिए हमें समझता है कि ऐसे सत्ता भी होनी चाहिए। आज मैं नहीं समझता कि जिस रास्ते पर
पर देश की सत्ता जा रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप देश की सत्ता को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए नफ़रत के माहौल का ख़त्म कर आओ, मिलकर बैठे, मिलकर विचार करें और समझें, यही रास्ता है सबको मिलकर। और यही मैं समझता हूँ कि भारत और भारतीयता, इसी पर हमें गौरव इसीलिए होना चाहिए कि हम सब मिलकर रहते हैं। ये मेरा कहना है। जी हाँ, देखिए यही हम स्वतंत्र का भी प्रयास है कि आप लोगों को सही जानकारी मिले। देखिए आज हम लोग जहाँ पर आए हैं, शायद ये इतिहास पढ़ाया ज़रूर गया होगा, आपने पढ़ा ज़रूर किया होगा, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में इसको भुला दिया गया है या भूलने दिया जा रहा है। लेकिन इस इतिहास की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी तरह ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर जो नक्शा जिसकी वो बात कर रहे थे कि सतलुज, वहाँ पे जो आपने नदी दिखाई थी सतलुज है, सतलुज के उस तरफ का हिस्सा अंग्रेज़ों का होगा और इस तरह का महाराजा रणजीत सिंह का ये पूरा नक्शा है जो आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान तक जा रहा है। ये वो हकीकत है जो स्वतंत्र का प्रयास है कि कम से कम, क्योंकि देखिए व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हकीकत और सच्चाई दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। और इस तरह से लोग हमें मिल गए, सरदार दयाल सिंह जी, तो जिनके साथ ये देखिए आप सीढ़ी देख सकते हैं कि यहीं से ऊपर आप जा सकते हैं, पूरा आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं, धरोहर हैं हम लोगों की, हमारा इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है। हमारा देश जो बताता है कि हम सब प्रजातंत्र, लोकतंत्र की जो बातें करते हैं उसका डीएनए कहाँ से मिला है। ये वही सीढ़ियाँ हैं सब चीज़ों को समझने के लिए। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी ख़बर के साथ, इतिहास के साथ, जो आपको जानना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो फिर करते हैं मुलाकात। जुड़े रहिए स्वतंत्र के साथ, क्योंकि हम ही हैं जो आपको हकीकत और सच्चाई बताते हैं। नमस्कार।